माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 10th ऑफ जनवरी का डेली न्यूज एनालिसिस शुरू करते हैं एंड शुरू करेंगे पिक्चर ऑफ द डे से। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये ब्राजील की पिक्चर है और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो थे, पहले जो प्रेसिडेंट थे, उनके सपोर्ट में वहां के जो लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सपोर्टर्स ऑफ ब्राजील फॉर्मर प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो इन्वेड द नेशनल कांग्रेस इन ब्राजीलिया ऑन संडे। सो ये वहां की पिक्चर है। अगर आप थोड़ा सा याद करें तो ऐसी ही एक पिक्चर कुछ समय पहले हमने अमेरिका के कैपिटॉल में भी देखी थी। वहां पे भी वहां की जनता ट्रंप के सपोर्ट में अंदर बिल्डिंग में चली गई थी और वहां पे इस तरीके का सीन हमको देखने को मिला था। ये ऑलमोस्ट उसी तरह की पिक्चर है और ऐसी न्यूज भी आ रही है कि ये वही चीज ऐसे पॉपुलिज्म के, नेशनलिस्ट पॉपुलिज्म के इफेक्ट में आकर के वहां की जनता ऐसे कर रही है बोल्सोनारो के सपोर्ट में। सो आगे इसकी न्यूज को हम समझेंगे भी। तो ये थी पिक्चर ऑफ द डे और पहली न्यूज हम शुरू करते हैं तमिलनाडु गवर्नर से, जहां पे जो तमिलनाडु के गवर्नर है वॉक्स आउट ऑफ हाउस एज सीएम ऑब्जेक्ट्स टू डिविएशन फ्रॉम द स्पीच। मतलब वो जो स्पीच पढ़ रहे थे उससे जब उन्होंने डिविएशन लिया तो वहां के सीएम ने उनको ऑब्जेक्ट किया और इसकी वजह से वहां के गवर्नर ने वॉकआउट किया। सो स्टालिन मूव्स रिजोल्यूशन टू रिटेन ऑन रिकॉर्ड ओनली द अप्रूव्ड वर्जन ऑफ द एड्रेस ऑफ द गवर्नर। जो उनको एक स्पीच मिलती है वो अप्रूव्ड वर्जन होता है, उसी को देके गवर्नर को पढ़ना होता है, डिटेल करना होता है जब भी वो एड्रेस करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, और उससे उन्होंने डिविएट किया तो ये सिचुएशन बनी। हु लेड आउट पोर्शंस, उन्होंने कुछ पोर्शन जो था टेक्स्ट का उसको नहीं पढ़ा, इंक्लूडिंग ऑन द ड्रेविडियन मॉडल ऑफ द गवर्नेंस। और जो ड्रेविडियन मॉडल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जिसको तमिलनाडु हमेशा से सपोर्ट करता है, उसको शुरू करने वालों में से पहला एक स्टेट है, तो उसको स्किप करके उन्होंने पढ़ने की कोशिश की और उनको ऑब्जेक्ट किया गया, तो ये सीन बना। आगे समझते हैं। In an unprecedented face-off, Governor R.N. Ravi on Monday abruptly walked out of the Tamil Nadu Assembly as Chief Minister M.K. Stalin disapproved of his selective deviation from the approved text of the governor's address to the House and moved a resolution to take on record only the transcript distributed to the members। ध्यान दीजिएगा कि जो भी इस एड्रेस होता है प्रेसिडेंट का हो या फिर गवर्नर का हो, हम सब जानते हैं कि गवर्नर की जो पोजीशन है वो स्टेट में प्रेसिडेंट की तरह ही है। हमेशा कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं और कैबिनेट और प्लस गवर्नर को हमेशा एक साथ ही देखा जाता है। जब भी सरकार को हम बोलते हैं सरकार है, स्टेट की सरकार या सेंटर की सरकार, गवर्नर उसमें इंक्लूडेड होता है क्योंकि कैबिनेट के डिसीजन को अप्रूव करने वाला गवर्नर ही होता है। तो उस केस में जो भी स्क्रिप्ट और जो भी एड्रेस वो पढ़ते हैं एलए को या फिर असेंबली को एड्रेस करते हुए, तो वो पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड होता है, अप्रूव्ड होता है और सभी मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसको डिविएट करके उन्होंने पढ़ने की कोशिश करी, तो ये सीन क्रिएट हुआ। नाउ ट्रबल बिगेन आफ्टर मिस्टर रवि स्किप्ड अ पैराग्राफ कंटेनिंग रेफरेंसेस टू नेशनल एंड रीजनल स्टालवर्ड्स एंड टर्म ड्रेविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस। जैसे उन्होंने इसे डिविजन लिया उनको रोका गया और इसकी वजह से उन्होंने वॉकआउट किया। सिचुएशन ये है कि ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो स्क्रिप्ट में लिखा है वैसा ही पढ़ना चाहिए। यस, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन गवर्नर थोड़े अभी तक की हिस्ट्री के हिसाब से जो इस आर्टिकल में आया भी है, आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं द हिंदू की वेबसाइट पे, तो उसके हिसाब से कई ऐसे पहले भी गवर्नर हुए हैं जहां उन्होंने डिविएशन लिया है, लेकिन ये जो केस है अपने आप में अनोखा है। ऑब्जेक्टिंग टू मिस्टर रवीज एक्शन सून आफ्टर मिस्टर स्पीकर एम अपावू रीड आउट द तमिल ट्रांसलेशन ऑफ द गवर्नर्स टेबल्ड एड्रेस, Mr. Stalin moved a resolution to retain on the assembly records only the printed and approved speech copy given to the members earlier। तो जैसे ही उनको रोका गया, ऑब्जेक्ट किया गया, उसके बाद जो स्पीकर थे मिस्टर अपावू ने, उन्होंने बाकी बचा हुआ जो उनका जो कंटेंट था, जो उन्होंने उसको तमिल में पढ़ा और ऐसा रिजोल्यूशन पास हुआ वहां पे, ऐसा असेंबली में ऐसा रिजोल्यूशन पास हुआ, मूव्ड अ रिजोल्यूशन टू रिटेन, रखने के लिए, रोकने के लिए, ऑन द असेंबली रिकॉर्ड कि जो प्रिंटेड और अप्रूव स्पीच है उसी को ही पढ़ा जाए और उसी को आगे बढ़ाया जाए। ऐसी न्यूज आई है। और अगेंस्ट असेंबली ट्रेडिशन बोला गया इस एक्ट को। जो वहां के सीएम है चीफ मिस्टर स्टालिन, उन्होंने कहा कि असेंबली की ट्रेडिशंस के खिलाफ है, अगेंस्ट है, डिस्क्राइबिंग द एक्ट ऑफ द गवर्नर एज वेरी सैड एंड अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ द असेंबली। Mr. Stalin pointed out that he omitted portions of the speech prepared by the state government and approved by him, Mr. Ravi। उनके द्वारा जो अप्रूव किया गया हुआ जो स्पीच था उसको उन्होंने डिविएट किया और ये बहुत ही दुखद घटना है और ये असेंबली की ट्रेडिशंस है उसके अगेंस्ट जाता है।
Tamil Nadu Governor R.N. Ravi skipping certain portions of the text of his customary address to the assembly on Monday can be called the first of its kind in the state. ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्ट है वो अभी तक का पहला ऐसा एक्ट है जब वो पहली बार असेंबली को एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने अपनी जो कस्टमरी एड्रेस होता है असेंबली को करने वाला उसे डिविएट किया। वैसे घटनाओं में ऐसी पहली घटनाएं और भी हो चुकी हैं, लेकिन ये अपने आप में कुछ अलग है। अब कुछ हम अपने हिसाब का यूपीएससी के लेवल की चीज समझते हैं, ये तो हो गया न्यूज। अब समझने वाली बात क्या है कि गवर्नर की जो पावर्स होती हैं उसको हम एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि अभी आजकल गवर्नर की पावर्स को लेके बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके पहले केरला में भी एक इशू क्रिएट हुआ था गवर्नर की पावर्स को लेके, आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं। तो गवर्नर्स की पावर को लेकर के ये न्यूज इंपॉर्टेंट है जो GS2 को कवर करती है। GS2 को साथ ही ये प्री में भी क्रिएट आ सकता है कि गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है और कैबिनेट से उसके संबंध कैसे हैं। बट मेंस की एस्पेक्ट से मेरी समझ से GS2 के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहां पर कैबिनेट का और गवर्नर के जो रोल जो बीच में जो कनेक्शन है एक्चुअली देखने वाला, वो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट और गवर्नर में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। अगर कोई गवर्नर डेलिबरेटली या फिर किसी रीजन से किसी पोर्शन को स्किप कर रहा है, इसका मतलब जो कैबिनेट मतलब जो रियल गवर्नमेंट होती है इसे उसको मानते हैं सीएम, जो वहां की जनता अपॉइंट करती है, और गवर्नर को प्रेसिडेंट की अप्रूवल से अपॉइंट किया जाता है। पर ध्यान देने वाली बात है, जो हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट, उसको उसके अंदर आता है गवर्नर सबसे पहले, उसके बाद आती है कैबिनेट और कैबिनेट में आता है चीफ मिनिस्टर। सो अगर कोई गवर्नर इस तरह के स्टेप उठा रहा है तो क्या उनके बीच के रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं है या फिर डेलिबरेटली कुछ चीज ऐसी करेगी? तो इस एस्पेक्ट में आप GS2 के रेफरेंस से एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए। ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, सो ध्यान यहाँ पे देना है हम सभी यूपीएससी एस्पिरेंट को। अच्छा, अब देखते हैं आर्टिकल 75 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 175 राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस, ये कहता है कि जो राइट है गवर्नर का एड्रेस करना किसे, एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस और हाउसेस। ठीक है, एड्रेस करना उसका राइट है। द गवर्नर मे एड्रेस the legislative assembly or in the case of a state having a legislative council, either house of the legislature of the state or both house assembled together, and may for that purpose require the attendance of the members। ध्यान दीजिएगा, वो चाहे तो उसे एड्रेस में लिखा हुआ है आर्टिकल 175 क्लॉज 1 के अंदर कि वो चाहे तो लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट और काउंसिल दोनों को, जहां पे सिर्फ असेंबली और काउंसिल दोनों है उन दोनों को, और जहां पे काउंसिल और असेंबली में कोई एक है, बोथ द हाउसेस को अगर वो चाहता है तो एड्रेस कर सकता है। एंड मे फॉर दैट पर्पस रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स भी वो ले सकता है, ये राइट है गवर्नर का। ठीक है, इसके साथ ही डिटेल में आप मेंस के पर्पस से जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है गवर्नर का कैबिनेट के साथ, उसको एक बार रिवर्स कर लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए। उसके साथ ही साथ जो पावर्स हैं गवर्नर की उसको भी रिवाइज करना बनता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ड्रेविडियन मॉडल पे, क्योंकि उन्होंने यहाँ आपने देखा कि जो ड्रेविडियन मॉडल पे जैसे ही बात आई उन्होंने वहां से डिविएशन लिया था। तो समझने वाली बात है कि ये ड्रेविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस एक्चुअली में है क्या। वैसे तो एक बहुत लंबा आर्टिकल है इन फ्रंट लाइन द हिंदू का, आप चाहे तो उनकी वेबसाइट पर रेफर कर सकते हैं, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा मैंने इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। देखते हैं व्हाट इज द ड्रेविडियन मॉडल। द ड्रेविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस, पहली बात तो है कि ड्रेविडियन थे कौन, ये भी हिस्ट्री के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर क्योंकि यह टॉपिक जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, लेजिस्लेटिव असेंबली से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ रहे हैं, हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ये मॉडल क्या है। पर ड्रेविड कौन थे, कहां से आए थे और कहां गए थे, इसको हिस्ट्री के पर्पस से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आपका GS1 का पार्ट कवर करेगा। साथ ही प्री के क्वेश्चन भी इससे क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही एस्पेक्ट यूपीएससी में पूछे जाते हैं। The Dravidian model of governance is about peace, progress and prosperity। ये इसका मॉडल का आधार है इस गवर्नेंस का, which is achieved by pursuing the principles of social justice, rational thought and action firmly rooted in equity। अगर आप देखिए तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही वेग है, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और समझे तो कहते हैं इट ट्रांसलेट टू इंक्लूसिव फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्सेस टू एजुकेशन, हाउसिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ फॉर ऑल। इसमें मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग को जोड़ा गया है, इसमें एजुकेशन को जोड़ा गया है, हाउसिंग सबके लिए घर होना चाहिए, सबको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए और सबके स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, इस मॉडल में जोड़ा गया है। अ मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG गोल जो है UN की, उनको जोड़ा जाना चाहिए, उनको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करने की व्यवस्था हो। Encouraging independent decision making,
इन स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा आधारभूत तत्व है गवर्नेंस का, जो मेन पार्ट है डेमोक्रेसी, उसको मेंटेन करना इस मॉडल में लिखा गया है या एक्सप्लेन किया गया है। एट ऑल लेवल्स एंड द स्टेट अडेयरिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट ऑफ ऑन ऑल इश्यूज इंक्लूडिंग दैट ऑफ रिलीजियस एंड पर्सनल फ्रीडम। ध्यान दीजिएगा, तो ये कभी कभी द्रविडियन मॉडल पे वर्ड बाय वर्ड पूछते हैं कि उसमें क्या क्या है, पीस है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है, रैशनल थॉट है, एक्शन फॉर्मली है, सोशल जस्टिस है, क्या ऐसी चीजें जो उसमें नहीं है। हमारे लिए समझने वाली बात क्या है कि गवर्नेंस जो है वो हमारे GS4 का पार्ट भी है। GS4 में गवर्नेंस पे केस स्टडीज आती हैं और कभी कभी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं पैराग्राफ से, अनसीन पैसेजेस से। तो जब भी आप अनसीन पैसेज तैयार करें तो गवर्नेंस की डेफिनेशन को रिवाइज कर लें, और द्रविडियन मॉडल पे अगर कोई केस स्टडी बन सकती है तो इसके लिए पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तो ये टॉपिक GS1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, GS4 के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार जरूर गो थ्रू करिएगा, अपने नोट्स मेकिंग में इसको इन्वॉल्व करिएगा। आगे की बात, इसकी जो शुरुआत है, सोशल जस्टिस प्रिंसिपल्स इन तमिलनाडु वर इनिशियली एम्फासिस एंड प्रोपगेटेड बाय पेरियार। पेरियार के द्वारा जो एक वहां की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को पेरियार बोलते हैं, जो वहां के रहने वाले नेटिव्स हैं, who fought for community based presentation while fighting the evils of caste system। जो वहां के रहने वाले हैं उन्होंने क्या किया, जो इसकी स्टार्टिंग बता रहे हैं कि सोशल जस्टिस की प्रिंसिपल के आधार पर तमिलनाडु के बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, जो पेरियार मेजॉरिटी है, उन्होंने कम्युनिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन को कम करने के लिए और कास्ट सिस्टम की बुराइयों को हटाने के लिए लड़ाई लड़ी, जिसमें द्रविडियन पॉलिटिक्स इन तमिलनाडु हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, जो वहां के द्रविड मतलब जो द्रविड जो उत्तर भारत से शिफ्ट होके साउथ गए थे और जिनको कहा जाता है ओरिजिनेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बोला जाता है द्रविडियंस को, उन्होंने इस मूवमेंट को लड़ने में, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में बहुत सपोर्ट किया। डेमोक्रेटाइजिंग द पब्लिक स्पेस फॉर वाइडर पार्टिसिपेशन, ठीक है, इसलिए इनका जो बेसिक है, जो गवर्नेंस का आधार, उन्होंने द्रविडियन पॉलिटिक्स को लिया है। ठीक है, तो द वर्ड है द्रविड। सो आपको ध्यान देना है कि द्रविड कौन थे, हिस्ट्री के पर्पस से जरूर रिकॉल करिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं आगे आने वाली वीडियोस में। ना प्रोग्रेस क्या है अभी के लिए, तमिलनाडु has been a pioneer in broad basing entry into school education through a slew incentives, the noon meal scheme being the most well known। और जो पायनियर है, माय मिस्टेक, जो तमिलनाडु है वो सबसे पहला ऐसा स्टेट है, उन स्टेट्स में से एक है जो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में उन्होंने काफी स्टेप उठाए। जैसे उन्होंने नून मील स्कीम को चालू किया और उसके बाद उन्होंने इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए और भी काफी चीजों को केटर किया। लेकिन नून मील स्कीम, जिसको मिड डे मील यहाँ पे उत्तर भारत में एक पॉलिसी को नाम दिया गया, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से निकला। सो ओवर टाइम मोबिलाइजेशन एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स फेड इनटू द क्रिएशन ऑफ स्कूल एंड कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर अपार्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग द होराइजन ऑफ एस्पिरेशन अमंग लोअर कास्ट हाउसहोल्ड्स एंड enabled one of the highest enrollment rates for women and lower caste group। ध्यान दीजिएगा, तो जो ये पीस, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, उसको उन्होंने इन सारी चीजों से इंसेंटिवाइज करने का प्रयास किया। तमिलनाडु उनमें से एक स्टेट है और इसीलिए इस द्रविडियन मॉडल को वो हमेशा आगे ले जाने की बात करते हैं। आप सबके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि हिंदू का एक फ्रंट लाइन का एडिशन कुछ आई थिंक लास्ट मंथ का है, उसमें जाके आप इस मॉडल के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रोल क्या है गवर्नर का। आर्टिकल के हिसाब से हमारे जो क्योंकि हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल पूछा जाता है, प्री और मेंस दोनों में, तो उस एस्पेक्ट से क्या है, देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, किसी हर स्टेट में एक गवर्नर होगा। आर्टिकल 153, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the Constitution of India 154। 153 के हिसाब से गवर्नर होगा और वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स की हेल्प से, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सरसाइज करेगा संविधान के हिसाब से। अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड कंप्लीट 35 इयर्स ऑफ एज। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 35 साल से ऊपर हो और भारत का नागरिक हो। 157, द गवर्नर शैल नॉट बी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को जिससे उसका फायदा हो, किसी भी ऑफिस को होल्ड नहीं करना चाहिए। शैल बी इंटाइटल्ड टू एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस, और
किसी भी इसके आधार पर कोई भी अलाउंस और इमोल्यूमेंट्स के लिए शैल बी इंटाइटल्ड फॉर इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस, और वो होगा इंटाइटल्ड। इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है बेनिफिट्स, और अलाउंस के लिए लायबल होगा या एक एक्सेप्टी होगा, ठीक है। सो द गवर्नर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शैल बी इंटाइटल्ड टू इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट 35 साल से ऊपर और किसी भी पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने सबऑर्डिनेट्स की हेल्प से, और हर स्टेट में एक गवर्नर होगा। आर्टिकल्स के नंबर जरूर याद रखिएगा, 153, 154, 157, ये भी आपको प्री की प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए मैंने यहां इसको मेंशन किया। आगे, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, देयर शैल बी, ओके, विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड, और चीफ मिनिस्टर हेड करेगा टू एड एंड एडवाइज the governor in the exercise of his function, except insofar as he is by or under the constitution required to exercise his functions or any them of his discretion। ध्यान दीजिएगा, उसके डिस्क्रिप्शन के आधार पे, क्योंकि मैंने कहा कि कैबिनेट मतलब काउंसिल और चीफ मिनिस्टर के साथ हमेशा गवर्नर का क्लब होता है, ये ट्रायो है। अगर ये साथ में काम करेंगे तो ही गवर्नमेंट मानी जाती है। बिना गवर्नमेंट की स्टैम्प की कोई भी बिल पारित होना मुश्किल है। इसी की तो बहस चल रही है काफी दिनों से, आर्टिकल भी आ रहे हैं, तो उस चीज को यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। तो अपनी पावर को, जो उसकी पावर है उसको एक्सरसाइज करेगा सबऑर्डिनेट्स की हेल्प से, प्लस चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट और काउंसिल की हेल्प से। द गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन एंड प्रोड्यूस द हाउस एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान दीजिएगा, द गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन कर सकता है और असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है, ये उसका राइट है। गवर्नर्स रोल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट से। 174 यहां पर आ गया। सो इन आर्टिकल्स को ध्यान में रखिए, अपनी प्री और मेंस की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ, ये जो न्यूज हमारी ब्राजील से आ रही थी, ये एक बड़ी न्यूज बनेगी आगे आने वाले टाइम में, इसमें आर्टिकल जरूर आएंगे, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पर फिलहाल के लिए बोल्सोनारो बैकर्स फ्रॉम स्टेट इंस्टीट्यूशंस, लूला से, जो अभी उसके वहां के जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने कहा कि एक्स प्रेसिडेंट एगिंग देम ऑन, कि वो उनको इस तरह से उनको क्लब कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं ये सब काम करने के लिए। कौन? बोल्सोनारो। नाउ, सपोर्टर्स ऑफ ब्राजील फार राइट फ्रॉम फॉर्मर प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो इन्वेडेड द कंट्रीज कांग्रेस, प्रेसिडेंशियल पैलेस एंड सुप्रीम कोर्ट ऑन संडे इन अ ग्रिम एको ऑफ द यूएस। ध्यान दीजिएगा, यूएस का नाम बार बार लिया जा रहा है। एक रिपोर्ट भी आई थी, उसमें साबित हुआ कि वहां यूएस कैपिटल में घुसने वाले लोगों को संरक्षण देने वाले ट्रम्प थे। ऐसे एक आर्टिकल आ चुका है पहले द हिंदू में, उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। नाउ, लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट लुइस इनाशियो लूला डे सिल्वा, who defeated Bolsonaro in an October election, announced a federal security intervention in Brasilia until 31st January। उन्होंने कहा कि फेडरल सिक्योरिटी, जो संप्रभुता का जो संघ की सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसके इंटरवेंशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया है? Who defeated Bolsonaro in October announced federal security intervention, उसको बोला, उसको इंटरवीन करने की बात बोली until 31st जनवरी तक, ठीक है। Now, Mr. Lula blamed Mr. Bolsonaro for inflaming his supporters after a campaign of baseless allegations of elections fraud following and the end of his rule remarked by the divisive nationalist populism। ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्म यहाँ यूज हुई है, इसको एक आर्टिकल में हमने समझा भी था कुछ दिन पहले, ठीक है। तो जो इसको उन्होंने जो फेडरल सिक्योरिटी इंटरवेंशन बताया, जो अंटिल 31 जनवरी तक के लिए उन्होंने बोला कि इसको इंटरवेंशन की तरह कंसिडर किया जा रहा है और इसके ऊपर वो स्टेप लेंगे, अनाउंस फेडरल सिक्योरिटी इंटरवेंशन। एंड मिस्टर लूला ब्लेम्ड मिस्टर बोल्सोनारो फॉर इन्फ्लेमिंग हिज सपोर्टर्स आफ्टर अ कैंपेन ऑफ बेसलेस एलिगेशंस। उन्होंने जो एलिगेशन लगाए थे कि जो इलेक्शन हुए थे वो ठीक नहीं थे, और इसको वो नेशनलिस्ट पॉपुलिज्म मान रहे हैं। पॉपुलिज्म का मतलब होता है जनवादी, और नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ। ये दो टर्म है जिसके आधार पर हमारा GS2 पे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, और मेंस के पर्पस के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं और देशों में हो रही हैं तो ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि डेमोक्रेसी के ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए, जिसकी बेसिक्स को फॉलो करना चाहिए, और ये सब चीजें ठीक नहीं है किसी देश के लिए। तो उस केस पे हमारे GS2 के पर्पस से ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि नेशनलिस्ट पॉपुलिज्म एक्चुअली है क्या, लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। अगर किसी डेमोक्रेसी के
सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर हर 5 साल में इलेक्शन होगा और कोई नई गवर्नमेंट आएगी, तो क्या पुराने जो उनके सपोर्टर्स हैं पुरानी गवर्नमेंट के, वो क्या इन्वेड कर देंगे हमारी पार्लियामेंट को, या हमारे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, या फेडरल सिक्योरिटी को इंटरवीन कर जाएंगे? क्या ये ठीक है? उस कॉन्टेक्स्ट में हमको GS2 के पर्पज से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना चाहिए। अच्छा, अब समझते हैं कि और आगे चीजें उसमें क्या क्या हुई। इन आफ्टरमैथ ऑफ राइट, ब्राजील वोज टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखिए आगे ना वही बात, प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। अगर ये चीजें चलती है तो लोगों का डेमोक्रेसी से इंटरेस्ट हट जाएगा और हर चीज एक कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगी, इसलिए इन चीजों को रोकना जरूरी है ना। पुलिस ने डिटेन किया 1200 लोगों को वहां पर, और प्रो बोल्सोनारो कैंप में जो लोग थे उनको डिटेन किया गया ना। ब्राजीलियन अथॉरिटीज वोट ऑन मंडे टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी एंड पनिश थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स ऑफ एक्स प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो। समझने वाली बात यह है कि chaos with striking similarities to the January 6, 2021 insurrection at the US Capitol। US Capitol में जो इंसरेक्शन हुआ था, इसको उससे जोड़ा जा रहा है क्योंकि वहां भी ऐसी ही घटना हुई थी। अब समझते हैं जो हमारे लिए जरूरी है यूपीएससी की प्रिपरेशन से, क्योंकि न्यूज में जाने के बाद उससे हमें क्या लेना है अपनी तैयारी में, वो समझना जरूरी है, और इसी का नाम है यूपीएससी। क्योंकि अगर आप न्यूज में पढ़ जाएंगे तो बहुत बड़ी न्यूज है और वो आपके मतलब की शायद ना हो, पर उससे ये निकालना कि आपके मतलब की क्या चीज है, इसी कहते हैं प्रिपरेशन। तो समझते हैं कि एक्चुअली पॉपुलिज्म क्या है, पेट्रियोटिज्म क्या है और नेशनलिज्म क्या है। एक मुझे पिक्चर मिली है, गूगल से आप भी सर्च कर सकते हो, कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू दी जाती है पॉपुलिज्म में, मतलब होता है जनवादी, और पेट्रियोटिज्म, देखिए 3 अलग अलग टर्म है, ध्यान दीजिएगा, पॉपुलिज्म, पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म हम सब जानते हैं, किसी देश की भावना से ओत-प्रोत होकर जो भी काम किया जाता है वो नेशनलिज्म का कहलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वर्ड पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मतलब होता है कि आप लोगों की भावना को सर्वोपरि रखते हैं। ठीक है, लोग जो चाहते हैं वो सर्वोपरि है, तो पॉपुलिज्म का मतलब हो गया जनवादी। ठीक है, पेट्रियोटिज्म का अब आता है पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति पूर्ण। आप देखिए दोनों में फर्क है, नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म में दोनों में फर्क क्या है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू दी जाती है पॉपुलिज्म में जनवादी में लोगों को, पेट्रियोटिज्म में दिया जाता है स्टेट को। देशभक्ति मतलब देश को सेंटर में रख के जो पावर एग्जीक्यूट की जाती हैं, जो पावर वहां सेंटर में बैठी है उसके आधार पे चीजों को एक्सेप्ट करना, स्वदेश मेरा देश, राइट, और देशभक्ति पूर्ण। और नेशनलिज्म का मतलब होता है स्टेट, नेशन मतलब पूरा राष्ट्र। इन द केस ऑफ स्टेट का मतलब हुआ कि जब कोई भी स्टेट स्पेसिफिक चीजें होंगी, जैसे कोई अगर हमारे देश में कोई भी गवर्नमेंट सेंटर में है, तो अगर वो कोई भी चीज एग्जीक्यूट करती है उसको एक्सेप्ट करना कि वो मेरे देश के लिए है, वो सही है, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, राइट। और इस केस में क्या होता है, नेशन का मतलब जो देश के लिए सही तो है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से आया हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। स्टेट का मतलब जो चीजें हमें स्टेट की तरफ से एग्जीक्यूट की जा रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कोई भी हो, हमने उसको एक्सेप्ट किया मेरे देश के लिए, ठीक है। लेकिन नेशनलिज्म में कोई जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से ही कोई चीज बताई गई हो। आपने ये माना कि पूरा भारत उस बात के लिए लड़ रहा है तो मैं भी लड़ूंगा, वो भावना कहलाती है नेशनलिज्म की। और इसीलिए कुछ पार्टीज को नेशनलिस्ट कहा जाता है, कुछ पार्टीज को लेफ्टिस्ट कहा जाता है, कुछ पार्टी को राइटिस्ट कहा जाता है। तो इस तरह के बाइफर्केशन है। तो इस पे थोड़ा सा बाइफर्केशन समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एफर्ट लिया है, आप समझने की कोशिश करिए। पॉपुलिज्म का तो जो ब्राजील में हो रहा है वो पॉपुलिज्म है, जहां पे जनवादी भावनाओं को आगे रख करके और लोग इस फीलिंग में आकर के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्वेड किया उन्होंने कैपिटल को। नाउ द लीडर, इस केस में लीडर का रोल क्या होता है, लीडर होता है एजेंट ऑफ द पीपल। जब जहां पॉपुलिज्म होता है वहां पे जो लीडर की भावना है, जो उसकी पोजीशन है, वो एजेंट की तरह है। नाउ पैट्रियोटिज्म है प्रोटेक्टर ऑफ द स्टेट, मतलब जो हमारा जो सेंट्रल बोलेगा, जो स्टेट बोलेगी, जो गवर्नमेंट बोलेगी, उसको प्रोटेक्ट करना पैट्रियोटिज्म है। उसके साथ साथ नेशनलिज्म क्या है, सेवियर ऑफ द नेशन, देश को बचाने वाला। ये जरूरी नहीं है कि ये सरकारी ऑफिसर हो, पर यहाँ पे सरकारी ऑफिसर हो सकता है। जैसे हमारे जो आर्मी पर्सनल है जो हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वो सब पैट्रियोटिज्म को फॉलो करते हैं और स्टेट की सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, हम सबके लिए काम करते हैं, राइट। हम सबकी
सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, तो वो हुए पेट्रियोटिज्म के फॉलोअर्स। ऐसे मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ। और नेशनलिज्म जरूरी नहीं कि वो हमारे सेंटर को फॉलो करें, वो कहते हैं कि देश के लिए जो अच्छा है, सेवियर ऑफ द नेशन, वो सही है। और ये जरूरी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट जो कहे वो सही हो, वो नेशनलिस्ट कोई भी हो सकता है, देश की भावना से जुड़ा हुआ, ठीक है। सो इसी के चलते एक छोटा सा बाइफर्केशन समझते हैं, नेशनलिज्म एंड पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म एंड नेशनलिज्म शुड बी डिस्टिंग्विश, ये अलग अलग चीजें समझ में आता है ना। पॉपुलिज्म हैज अ वर्टिकल डायमेंशन, पॉपुलिज्म का वर्टिकल डायमेंशन है जिसमें populist policies construct the people by opposing it to the elite। ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल में था जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने, कि पॉपुलिज्म कहता है कि हमेशा एलीट तुम्हारा दुश्मन होगा। पॉपुलिज्म का मतलब जो जनवादी जो लोग हैं वो कहते हैं कि तुमसे जो ऊंचे ओहदे के लोग हैं वो तुम्हारे दुश्मन है, तभी उनको लोगों सपोर्ट मिलेगा ना। तो ये भावना क्रिएट की जाती है पॉपुलिज्म में। तो उन्होंने कहा बाय अपोजिंग इट टू द एलीट एंड क्लेम टू द रिप्रेजेंट द पीपल, और वो कहते हैं कि मैं लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि वो एलीट से उसको लड़वाने की कोशिश करते हैं या उसकी अपोजिट चले जाते हैं, इसे कहते हैं पॉपुलिज्म, ठीक है। तो अब ये तो बोल्सोनारो क्या पॉपुलिस्ट नेता है या पॉपुलिस्ट लीडर है, इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। लेट्स सी द नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म इज नॉट बिल्ड अराउंड द वर्टिकल डायमेंशन, और नेशनलिज्म वर्टिकल डायमेंशन के अगेंस्ट नहीं बनता है, ये क्या है, बट अराउंड द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। नेशनलिज्म क्या है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है। नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स कंस्ट्रक्ट एंड क्लेम टू रिप्रेजेंट द नेशन विच इज डिस्कर्सिवली constructed by distinguishing between those who are in and those who are out of the nation। ध्यान दीजिएगा, नेशनलिज्म कहता है कि जो भी देश के लिए हित में है वो करना जरूरी है, चाहे कुछ लोग इसमें आए चाहे कुछ लोग इसमें ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइट है पॉपुलिज्म में, खास बात क्या है, इसमें किसी स्पेसिफिक ग्रुप के अगेंस्ट आपको भड़काने की भावना हो सकती है, पर नेशनलिज्म में ऐसा नहीं है। जो पूरे देश के लिए हितकारी है उसके लिए वो नेशनलिस्ट करना पसंद करते हैं, बिटवीन दोज हु आर इन एंड दोज हु आर आउट ऑफ द नेशन, जो देश में है और जो देश से बाहर है, या देश के हित में है या देश के हित में नहीं है, उसको डिफरेंशिएट करके ही नेशनलिस्ट उस चीज को आगे लेके जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बाइफर्केशन समझने की कोशिश हमने करी। ऑल्दो ये इंटरनेशनल अफेयर्स के नोट्स में आपको इग्नू की वेबसाइट में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं वहां से, लेकिन फिर भी पॉपुलिज्म को समझना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर GS2 के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस पे आपके GS इंटरनेशनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से भी समझना जरूरी है, जहां पे कुछ टर्म आजकल बार बार सामने आ रही है, जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो बनाऊं। एक तो है बाइपोलर, उसके बाद है यूनिलेटरलिज्म, उसके बाद हमारा आता है ये आगे आपका पॉपुलिज्म भी बहुत आजकल सामने आ रहा है। तो ऐसे कुछ टर्म्स हैं जिसके आधार पे हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स डिपेंड कर रही है आजकल। बाइपोलर, यूनिलेटरलिज्म, मल्टीलेटरलिज्म का भी टर्म आता है। पॉपुलिज्म क्या है, इसके आधार पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिपेंड करती है। तो हम उसके ऊपर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे चल के एक वीडियो क्रिएट करूं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, अंडरस्टैंडिंग बन जाए आपकी कि एक्चुअली ये सब चीजें हैं क्या। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज है आंध्र प्रदेश से, जिन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं इस बात को लेकर के कि जब से उनका तेलंगाना से डिवीजन हुआ है, उसके बाद से उनकी प्रॉपर्टी का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। वो कहना क्या चाह रहे हैं, द टोटल वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द 245 इंस्टीट्यूशंस टू डिवाइडेड इज अबाउट 1,42,601 करोड़। नॉन डिविजन ऑफ द एसेट्स इज क्लियरली टू द बेनिफिट ऑफ तेलंगाना सिंस अबाउट 91% ऑफ दीज एसेट्स आर सिचुएटेड इन हैदराबाद। ध्यान दीजिएगा कि हैदराबाद जो तेलंगाना की कैपिटल है, वो कह रहे हैं आंध्र प्रदेश कहना चाह रहा है कि तेलंगाना के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, ज्यादा पैसा भी इसीलिए उन्हीं के पास है, और वो इसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं। फेयर, equitable and expeditious division of assets और liabilities, मतलब फेयर होना चाहिए, बराबरी का होना चाहिए, साफ होना चाहिए और जल्दी इसका डिवीजन करना चाहिए, क्योंकि अब 8 साल गुजर चुके हैं उनके हिसाब से और उनका डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट के केस में, ये क्या केस है हमारा एक्चुअली, कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट है। ध्यान दीजिएगा, इंटर स्टेट डिस्प्यूट के लिए कोई भी स्टेट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमें फेयर रेगुलेशन मिले या फेयर नियम कायदे कानून मिले, ठीक है। तो ये उसी का एक पार्ट है, अभी ये क्लब कर सकता है ये इशू, और GS2 के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। The fair distribution which is the state of Andhra Pradesh looking for is
डिस्पाइट अ लैप्स ऑफ मोर देन 8 ईयर्स, 8 साल हो चुके हैं, फिर भी उनका जो बाइफर्केशन है ठीक तरीके से नहीं हुआ है। इसके लिए प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जो ये चल रहा है स्टेट्स को लेकर के, उसके लिए देखते हैं कि अभी आगे इसकी क्या प्रोसीडिंग्स आएंगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पर आप GS2 के लिए इसकी पृष्ठभूमि को तैयार करने के पर्पस ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी अभी हमारा जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया इंदौर में, उसके लिए हमारा 17वां प्रवासी दिवस था। मोदी अर्ज मेंबर्स ऑफ द डायस्पोरा टू बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियाज हेरिटेज। उन्होंने कहा कि आप भारतवंशी हैं, आप राष्ट्रदूत हैं किसी देश में भारत की तरफ से, तो आपको हम हमेशा सपोर्ट करेंगे, उन्होंने ऐसा बोला। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को एक्सप्लेन भी किया। स्टैम्प को भी रिलीज किया, वो स्टैम्प ये थी, सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2023 की स्टैम्प है, कमोमरेट स्टैम्प है, इसको रिलीज किया गया और इसमें पिक्चर बनी। कभी कभी कुछ स्टैम्प भी पूछी जाती हैं, तो उस केस में ये मेंशन किया गया सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं, ऐसी स्टैम्प रिलीज करी गई प्रवासी दिवस पे। तो इस पे आप एक नजर डाल दीजिए, ये शायद प्रेफरेंस पर्पज से आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। CRPF टू प्रोवाइड आर्म्स ट्रेनिंग टू सिविलियंस इन पूंछ एंड राजौरी डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे देश के भारतीयों को इन्वॉल्व करने का सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट डिस्प्यूट, इस तरह के डिस्प्यूट यूपीएससी पूछे जाते हैं। तो अगर वहां के लोगों को भी हम सुरक्षा की दृष्टि से इन्वॉल्व करते हैं, तो ये बड़ा स्टेप है लोगों को जागरूक बनाने का और उनको साथ में लेके चलने का। इंक्लूसिव ग्रोथ जिसकी बात हम इंडियन गवर्नमेंट हमेशा करती है, उसका एक स्टेप कंसिडर हो सकता है। द सेंटर हैज डिप्यूटेड द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फॉर CRPF टू गिव आर्म्स ट्रेनिंग टू विलेज डिफेंस committees in the Jammu region following the twin terror strikes in the Dangri area of Rajouri on January 1st and 2, in which 7 civilians including 2 children were killed, members of the BDCR civilians। तो इसलिए उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही जो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। द BDCR मेकिंग अ कम बैक, BDC का मतलब हुआ विलेज डिफेंस कमिटी, ठीक है। आर कम बैक आफ्टर ऑलमोस्ट 3 डेकेड, से 3 दशकों के बाद ये वापस उसको कम बैक किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। They were first constituted in 1995 in 10 डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले 95 में 10 डिस्ट्रिक्ट में जम्मू की बनाया गया था इस कमेटी को। When members of Hindu community were targeted by terrorists, जब हिंदू कमेटी के लोगों को टारगेट किया गया था टेररिस्ट के द्वारा। They were disbanded later and amid allegations of crimes including abductions and rape, और उसको बाद में उन्होंने डिसबैंड कर दिया, कुछ उनके ऊपर चार्जेस थे, उसको बंद कर दिया गया। नाउ BDC को दोबारा से लाया जा रहा है और ये एक स्टेप इंपॉर्टेंट होगा सिक्योरिटी एस्पेक्ट से। तो आने वाले के दिनों में इसको हम देखेंगे, ये GS2 के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकता है और GS1 में सोशल एस्पेक्ट को लेकर के भी ये पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हैं अपनी मेंस राइटिंग में। प्री के लिए तो उतना नहीं, बट यस ये है इंपॉर्टेंट न्यूज इन टर्म्स ऑफ सोशल इशू एंड GS2। आगे देखते हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन डिफेंस इज नॉट आइसोलेशनिस्ट, का मतलब सिर्फ एक ऐसा ही ये जो इनिशिएटिव है ये अकेला नहीं है, राइट। सो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन डिफेंस इज नॉट आइसोलेशनिस्ट, मतलब अकेला करने वाला या अकेला ही एक ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जिसमें हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। किसको? आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए इस इनिशिएटिव को आगे ले जाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। सो आत्मनिर्भर भारत को आप जरूर अपने नोट्स मेकिंग में इन्वॉल्व करिए। ये एक बड़ा एस्पेक्ट है हमारे देश के लिए। सेल्फ डिपेंडेंसी, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो फूड में हो, चाहे वो सिक्योरिटी में हो, किसी भी एस्पेक्ट में आत्मनिर्भर होना जरूरी है, क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है जहां पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ बड़ी चीजें हो रही हैं, तो उस केस में डिफेंस का रोल सबसे बड़ा है और इसलिए इसको आगे बढ़ाया भी जा रहा है। सो कहना चाह रहे हैं नेशनल एफर्ट्स टुवर्ड्स मेक इन इंडिया इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आर नीदर आइसोलेशनिस्ट नॉर आर दे जस्ट मेंट फॉर इंडिया अलोन। ना ही आइसोलेशनिस्ट कोई एक अकेली कॉन्सेप्ट है और ना ही सिर्फ भारत के लिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह said on Monday on India's G20 presidency, he said the endeavor was to build consensus within the G20 and shape the agenda for a more secure, prosperous, sustainable and just world। मतलब विश्व में सब जगह शांति हो, प्रॉस्पेरिटी हो, पीस हो और सब लोग सुरक्षित रहें, उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मेक इन इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने की बात बोली है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि G20 में ही सेड वी इन्वेस्टर्स ऑफ G20 प्रेसिडेंसी एज एन ओकेजन टू शोकेस, दिखाना क्या दिखा सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं कि G20 प्रेसिडेंसी में 3 Ds क्या है? डेवलपमेंट, विकास, डेमोक्रेसी, हमारी जो
डेवलपमेंट, प्रजातंत्र और डाइवर्सिटी, विविधता। Okay, so G20 as an association to showcase India to the world, the 3Ds development मतलब विकास, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र और डाइवर्सिटी मतलब विविधता, ये तीन चीजें दिखाने के लिए G20 में वो प्रयास किया जाएगा। ये ओकेजन है ये शोकेस करने का, इसके चलते उन्होंने इस चीज इसके बारे में अच्छा कमेंट दिया और इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने की बात बोली। ये कहाँ बोल रहे थे? एरो इंडिया एक्सपो नेक्स्ट मंथ इन बेंगलुरु, उसके रेफरेंस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात बोली जो भी अगले हफ्ते महीने होने वाली है। Mr. Singh said India had been working towards enhancing its defense manufacturing capabilities, particularly in the areas of drones, cyber tech, AI, artificial intelligence, radars and the other equipments. ठीक है, our defense exports have grown by 8 times in last 5 years and now India is exporting to more than 75 countries. ध्यान दीजिएगा, हम डिफेंस सिर्फ अपने लिए ही नहीं बना रहे हैं सिक्योरिटी एस्पेक्ट से, हम 75 देशों में इसका एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जब भी पहले भी एक न्यूज आ चुकी है कि जहां पे इंडिजेनस एक वर्ड यूज होता है, इंडिजेनस मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, हम अपने देश में ऐसे इक्विपमेंट्स बना रहे हैं जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसी के चलते अगर ऐसा है तो हम 75 देशों को सपोर्ट भी दे रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि आइसोलेशनिस्ट नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, सिर्फ एक ऐसा इनिशिएटिव नहीं है जो अकेला है हमारे लिए है, ये बाकी देशों के लिए भी है जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इंडिया ब्रिटेन साइन एंड एक्सचेंज लेटर्स, इंडिया और ब्रिटेन ने एक ऐसा एक्सचेंज किया है लेटर्स का जो यंग प्रोफेशनल स्कीम के लिए ये स्कीम है और यंग प्रोफेशनल्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है। वो कैसे? इट विल परमिट अप टू 3000 ऑफ देयर डिग्री होल्डिंग सिटीजन्स टू लिव एंड वर्क इन ईच अदर्स कंट्रीज, मतलब 3000 डिग्री होल्डर सिटीजन्स को एक दूसरे देशों में ट्रैवल करने का, रहने का अधिकार मिलेगा। अधिकार इन द सेंस ये एक्सचेंज ट्रीटी है, तो हम एक तरीके से अपने सिटीजन्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि अगर आप ब्रिटेन जाते हो तो जो चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं माइग्रेशन में या फिर अपनी डिग्री को फॉलो करने में या किसी भी चीज या डिग्री से जुड़ी हुई चीजों को एग्जीक्यूट करने में, वहां आपको मदद करेगा। नाउ द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड द यूके, ये अधिकार नहीं है, ये एक तरीके का सपोर्ट है, स्कीम हमेशा सपोर्ट करती है, राइट्स अधिकार अलग होते हैं, पर इस लेटर से हम ऐसे बहुत सारे सिटीजन्स हैं जो हमारे देश के हैं, जब वो ब्रिटेन ट्रैवल करेंगे तो उनको हेल्प मिलेगी। द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड द यूके मार्क्ड प्रवासी भारतीय दिवस ऑन January 9 by kicking off the young professional scheme which will permit 3000 of their degree holding citizens aged between 18 to 30 to live and work in each other's countries for a period of 2 years. 2 साल के लिए इस एज ग्रुप के लोग एक दूसरे के देश में डिग्री को फॉलो करते हुए रह सकते हैं और वर्क और काम भी कर सकते हैं। The launch of the scheme, which was conceived as part of an India-UK migration scheme के तहत इसको आगे बढ़ाया गया, and mobility MOU signed in May 21 was announced in November at G20 summit in Bali, where UK Prime Minister Rishi Sunak held talk with the Prime Minister Narendra Modi. Speaking at the High Commission of India in London after a ceremony where letters were signed and exchanged between the two countries. ठीक है, तो ये एक बड़ी चीज है क्योंकि डिग्री स्पेसिफिक जो सिटीजन्स होते हैं उनको ट्रैवल करने में, उनको आपस में डिग्री एक्सचेंज करने में, रहने में, वर्क परमिट लेने में इशू होता है, पर इस तरह की ट्रीटी के साइन करने से उनके काम एक्सपीडाइट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ एक्सचेंज वीजा, young Indians and Britons would be able to travel to each other's country either for work or study or visit for 2 years. The scheme allows to exchange visa for up to 3000 individuals per year. साल में कम से कम 3000 इंडिविजुअल जो हैं, लोग हैं, उनको वर्क परमिट और रहने के लिए जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो इजी हो जाएंगी और ये 2 साल के लिए है। It isn't even necessary for you to have a job in hand. When you do this, apply for the visa. Mr. Joyce Swami said, successful candidates could look for a job, educational or the cultural opportunity once they arrive in their host country, or they could just visit. तो मतलब जरूरी नहीं कि जॉब होनी जरूरी है, आप वहां पे अपनी पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई करते के साथ भी आप जॉब ले सकते हैं और वहां पे सेटल हो सकते हैं, और ये अभी फिलहाल के लिए एक बड़ी न्यूज है। आगे बढ़ते हैं, जो आज के 3 इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो मैप है जो हम देखेंगे। पहला है ताइपे, देन मॉस्को और उसके बाद जिनीवा। सो ताइपे देखते हैं हम, ये हमारा पैसिफिक सी इस तरफ रहा,
ताइवे बीच में, ताइवान और ताइपेस में है नहीं, ताइपे इस तरफ यहाँ पर कहीं लोकेट होता है, ताइपेस में नहीं है लेकिन ताइपे ताइवान का हिस्सा है, कैपिटल ऑफ ताइवान। नाउ दूसरा है हमारा जिनीवा। जिनीवा इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड को हमने देखा आसपास फ्रांस है, यहाँ पर हमारा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली की जो बॉर्डर है टच होता है, 4 देशों के बॉर्डर टच होते हैं स्विट्जरलैंड से। और जिनीवा एक शहर है स्विट्जरलैंड में, हम सबको पता होना चाहिए जिनीवा का इंपॉर्टेंस। यहाँ पे मेडिटेरियन सी देख रहे हैं आप, कॉर्सिका फ्रांस। नाउ अब हम देखेंगे मॉस्को को। मॉस्को हमारा ये रहा, मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया, और इस तरफ आर्कटिक सी है, और रशिया से लगने वाले सारे देशों की लिस्ट आप लिख लीजिए, सामने चिपका लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पे मैप बेस्ड क्वेश्चन जरूर क्रिएट हो सकता है। सी ऑफ ओखोटस्क, बेरिंग सी, इसके आसपास के सी का कैप्चर क्या है, कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं, जिसकी मेन नदियां हैं वो कौन सी हैं, वोल्गा हो या फिर लेना हो, या फिर यहाँ पे और भी काफी सारी जो रिवर्स हैं जो कनेक्ट करती हैं पूरे कॉन्टिनेंट को, वो कैस्पियन सी। तो इस तरह पूरी आप कंट्रीज को लोकेट कर लीजिए। फिनलैंड है, यूक्रेन तो है ही ऑफ कोर्स, एंड कजाकिस्तान, मंगोलिया, और यहाँ पर ठीक है, ये मैं लोकेट कर लिया। सो फिलहाल के लिए हम 3 मैप देखे आज। पहला था ताइवान, दूसरा है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, और रशिया का मॉस्को। तो ये थे हमारे आज का डेली न्यूज एनालिसिस। आई होप ये आपको पसंद आया होगा और आपको जरूर सपोर्ट कर रहा है आपकी प्रिपरेशन में। सो अपना सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर करिए मेरी वीडियोस को, कमेंट करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे आगे लेकर के जाएगा, क्योंकि आप बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे, और हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। सो सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।